जय हिंद दोस्तों। आज चलते हैं अतीत से वर्तमान यानी कक्षा 7-8 का ये आपका है बुक है। तो SCERT का भी बुक है। आपको हम सारा इसमें हम बताने जा रहे हैं। SCERT खासकर बिहार टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला लेक्चर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको जो ये देखिए अनुसूची यानी इंडेक्स दिया हुआ, पहले 1 से 22 पेज तक हम पढ़ेंगे। कब, कहाँ और कैसे, फिर भारत में अंग्रेजी राज्य की परिभाषा, स्थापना, फिर ग्रामीण जीवन समाज के लिए देखेंगे, फिर उपनिषेधवाद, और फिर हम सारे शिल्प और अंग्रेजी शासन, फिर जातीय व्यवस्था, फिर अंग्रेजी शासन से कलांतर। इन सारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 47 तक का है। तो हम चलते हैं। आज पहला अध्याय है कब और कहाँ कैसे। इसमें टोटल 22 पेज है और इसको ऑब्जेक्टिव MCQ भी हम लगाएंगे, साथ में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसको हम चलते हैं, डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पेज से फर्स्ट लेक्चर, पिछली कक्षाओं में हमने जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक आधुनिक 3 खंडों में बांटा गया। 3 चीज़ों में क्या क्या चीज़ प्राचीन है, मध्य और फिर आधुनिक में, यानी कि एंशिएंट, मध्य, मिडल और फिर अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। कक्षा 6 में प्राचीन एवं साथ में मध्यकाल के मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना है। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में परिवर्तन और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में हम लोग होने वाले परिवर्तन की कला का विशेषता होती है। या आप भी यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया में शुरू से लेकर के आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही है। यानी हमारी दुनिया शुरू से लेकर के आज तक कभी भी स्थिर नहीं हुई, कोई ना कोई चेंजेज होते रही है, ये कहने का अर्थ है। चलिए, हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमारे बदलती रहती है। सामूहिक क्रियाकलाप के कारण हमारी आसपास की चीज़ें बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, कला, संस्कृति और आदि प्राय सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 से पहले यानी 2020, आज देख रहे हैं कोविड से पहले और कोविड के बाद कई चीज़ें चेंजेस जो देखने को मिल रहा है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखेंगे 2010 में, तो काफ़ी चीज़ें चेंज थी। उसमें स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, कई चीज़ें दिक्कत होती थी फ़ोन करने में। अगर उससे 10 साल पहले अगर आप जाते हैं 2000 के आसपास में, तो और भी चीज़ें दिक्कत होती थी। उसमें टेलीग्राम ये सब चीज़ें से तार ये मैसेज के लिए हम यूज़ करते थे। अभी व्हाट्सअप, फेसबुक ये सारी चीज़ें आने के बाद हमारी चीज़ें ज़िंदगी लाइफ में कई चीज़ें देखने को मिलती है। आई होप कि ये स्क्रीन आपको दिखना अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप कक्षा 6 या 7 में पढ़ी हुई बातों के आधार पर चर्चा करें। प्राचीन काल में मनुष्य की ज़िंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकता है। प्राचीन काल में क्या-क्या चीज़ें मुख्य परिवर्तन हो सकते हैं, आ सकते हैं। जो प्राचीन काल में, मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए ये 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ये चर्चा कर सकते हैं आप अपने। आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ-साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए हैं। ये परिवर्तन कब और कैसे हुआ, ये हमारी दुनियाओं को किस तरह से प्रभावित करता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पुनर्जागरण, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई है। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। ये MCQ में आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, जब हम MCQ लास्ट में करेंगे तो ये पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ, 15वीं शताब्दी में इटली में देखने को मिला है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार कब हुआ? इस आंदोलन के आंदोलन आपका कैसा था? पुनर्जागरण। यहाँ पर कहाँ पर हुई थी? तो 15वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको जानकारी देते चले जाएंगे, जो कि BPSC और बिहार टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बातें हम सुनने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को पहचानना। प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए इस आज़ादी ने लोगों को अपने शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। यानी उससे पहले कोई भी अपने शासक यानी राजा के प्रति कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था, लेकिन ये इसके बाद आंदोलन के बाद जो इटली में हुई थी उसके बाद ये सारे 15वीं शताब्दी के बाद सब अपने क्वेश्चन पूछ सकते थे। वो अपनी स्वतंत्रता थोड़ा आने लगी थी। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जैसे कि सती प्रथा या फिर
और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ये सारे अंधविश्वास के प्रति थे, उस पर सवाल उठने लगे। व्यापार संबंधों और प्रसंगों के जरिए इस दृष्टि का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। ये हम इंडिया के साथ साथ अब दूसरे देश को भी जानते हैं। खोज यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। खोज यात्रा में क्या हुए थे, सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई सोचों, नई चीज़ों को खोजने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इस समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के में जानने का प्रचलन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा इमेजेज में, ये कहाँ पर पुर्तगाल की इमेज है और ये समुद्र रास्ते की तरह समुद्र रास्ते से देखिए पुर्तगाल की समुद्र रास्ता की खोज, और ये वास्को डी गामा जो कि भारत की खोज, अमेरिका की खोज के लिए निकला था और भारत पहुंचा। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हम और भी विस्तार से जानेंगे। तो इसमें देखिए जानने का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों के तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज की। इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी कि इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग ऐसे देशों तक पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें दुनिया और बहुत सारे लोग को कोई जानकारी नहीं थी। उस समय किसी को जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन की राजधानी नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिसने इसी समय 1492 में अमेरिका की महाद्वीप की खोज की। कोलंबस ने कहा कि अमेरिका की खोज की कब की तो 1492 ईस्वी में खोज की थी। पुर्तगाल के नाविक कहाँ के नाविक हैं तो वास्को डी गामा। ये ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा कि 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। ये क्वेश्चन आता भी है। पुर्तगाल के नाविक जो है वास्को डी गामा, जिनका पिक्चर मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। फिर से मैं दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये वास्को डी गामा, ये आपको समुद्र का रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू ये इंडिया को खोजने के लिए कब आया था तो 1498 में। और कहाँ का, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन भी आता है, कौन ऐसा शासक था जो कि सबसे पहले भारत को खोजने आया था, तो कौन आया था तो वास्को डी गामा। तो और चलते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे, यानी दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे नए मार्ग और भूभाग की खोज का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों के इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के जनक अब किसके का, ये देखिए कारखाना बनना शुरू हो गया उस समय। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों के लिए ने बहुत लाभ कमाए, उसमें बहुत लाभ कमाया था। कब, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको चर्चा करते हैं। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनकी पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को पुनः उन्होंने बड़े व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नए सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद किसे कहते हैं तो इन यूरोप में जो पूंजीवाद या औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं तो पूंजीवाद यूरोप में जो जितने भी व्यापारी थे, जितने उनको लाभ होता था, व्यापार करते थे, उनको दोबारा व्यापार में लगा करके और भी ज़्यादा यूजफुल और भी पैसा कमाना है, इसी को कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है, इसी को कहते हैं पूंजीवाद। इसको दोबारा आप पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो। इस नई सामाजिक व्यवस्था को मुख्य विशेषता पूंजीपतियों और श्रमिकों को दो नए वर्गों का उदय हुआ। इसके कारण दो नए वर्गों का उदय हुआ। अब क्या क्या चीज़ें, पूंजीवाद व्यापार करने के लिए होने के लिए वस्तुओं होने वाले वस्तुओं के लिए मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। जितने भी व्यापारी था, सबसे उनका ज़्यादा मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। अंग्रेज भी यहाँ पर आए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उनका मुख्य उद्देश्य जो 200 साल तक इंडिया पर राज करने के बाद उनका उद्देश्य था, वो सब व्यापारी थे। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपति से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के साथ विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे, यानी कि मॉडर्न टाइम में ये सारी चीज़ें हाथ से के साथ साथ अब मशीन से भी बनना शुरू हो गया। मशीनीकरण की ये प्रक्रिया इंग्लैंड से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैली, जिसे आधुनिक
औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। यानी 18वीं शताब्दी से जो अंग्रेज ने ये सारी चीज़ें चालू किया, उसके बाद ये सारे जगत जो फैल गया और मशीन के साथ साथ यानी यानी यहाँ पर लेबर भी काम करते थे, साथ साथ मशीन का भी यूज करने के बाद व्यापार को बढ़ाने का काम ही औद्योगिक क्रांति का जन्म कहा गया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। और उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। यानी कि जितने भी वस्तु, मान लीजिए कपड़ा के एग्जाम्पल इन्होंने लिया, तो कपड़े के एग्जाम्पल, अगर कपड़ा बन गया है तो कपड़ा बेचने के लिए कस्टमर भी चाहिए, कस्टमर पे खोजना और कच्चे माल खोजना। तो इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जो भी व्यापारी थे उनको मजबूर कर दिया गया, जैसे कि वास्को डी गामा क्या एक व्यापारी था और उसने मजबूर हो गया खुद के सामान को, माल को, और उसने मशीन और जो कारखाने या कस्टमर यानी वर्कर के थ्रू बनवाया, उसको बेचने के लिए कोई कस्टमर चाहिए, और कस्टमर और साथ में कच्चा माल भी चाहिए। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न तो केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा, बल्कि उन्हें तैयार माल की बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी दो मकसद से वो आए थे। पहला, वो उनको कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा, दूसरा उनको कस्टमर भी वहीं पर वो सेल कर सकते हैं, कस्टमर भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मेंशन किया हुआ। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ये देखिए, यहाँ से इसे हटा देता हूँ। शुरू हुई ये प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश लोगों के औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी उपनिवेश कहलाए। ये जितने भी देखिए 18वीं शताब्दी के जितने भी उत्तरार्ध में जैसे कि एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपियों के देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण के अंदर आ गए। आर्थिक साथ साथ में इकोनॉमिकल साथ में साथ वो राजनीतिक यानी शासन भी करना शुरू कर दिया वहाँ पर। इस प्रकार के अंदर के शासित देश, जितने भी शासित देश हुए, वो कॉलोनी उपनिवेश कहलाने लगे। वो सारे क्या कहलाने लगे? उपनिवेश कहलाने लगे। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग कहने लगा। यानी ये सारे युग ही बन गया। 100 साल 200 साल तक की अगर वो कहीं भी शासन चलती है तो ये एक युग बन जाती है। जैसे अगर आपके बाबा ज़माने से कोई चीज़ आपके पास है तो बने आप कहेंगे कि मेरे ये बाबा, यानी कि एक युग से आपका ये चलते आ रहा है। शताब्दी से नहीं, युग से चल रहा है, 50 साल, 100 साल, 200 साल। चलिए नेक्स्ट पर बातें करते हैं। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति। क्रांतियाँ भी शुरू हो गई। कई लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए वो एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिए। तो क्या झगड़ा था दुनिया में? दुनिया में हो रहे बदलावों के बीच 18वीं शताब्दी सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और दूसरे का उसी समय ये स्वतंत्रता संग्राम के साथ, और दूसरी क्या हुआ? संबंध फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ये चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश के लोग स्वतंत्रता की घोषणा का उत्सव मनाते हुए, यानी कि हमसे लगभग 200 साल पहले 18वीं शताब्दी में, हम लोग की आज़ादी 20वीं सदी में हुई है कि 1947 में, और इनकी आज़ादी 1717वीं 18वीं शताब्दी में आपको देखने को मिल रहा है। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। अमेरिका की खोज करने के बाद वहाँ के यूरोप के देशों ने कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे यहाँ बस गए लोगों ने यूरोप के लोगों के भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार एवं सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ने देशों के लोगों के अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के किया गया संघर्ष आपका सफल रहा। तो इन्होंने यूरोप में जो किया गया संघर्ष सफल रहा। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली के सरकार स्थापित की। स्वतंत्र और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों को कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव ये भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और एक जैसी भाषा बोलते थे। ये
आप अपने एक जैसा मानते थे और एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हो गई थी। वहाँ पर अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश में किस प्रकार सरकार रहे, उसके नीति निर्देशक सिद्धांत पर चर्चा करें। आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आप देख लीजिएगा, अभी 4 पेज नंबर 5 पर आ चुके हैं। इन्हें भी जान ले, ये आधुनिक काल एवं हमारा देश। अब हमारे देश के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर के अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश में पर भी इन परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बंटा हुआ था। ये हम कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इन्हें भी जान लेते हैं। प्राय 18वीं सदी के तुराद में 1750 के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी आधुनिक आपका काल या आधुनिक इतिहास यहीं से माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब से समय के संदर्भ में किया गया जाता है, जिसका अर्थ होता है अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। यानी 300 वर्षों से संबंधित जितने भी है वो हमारे मॉडर्न में आते हैं, वो आधुनिक में आते हैं, आधुनिक काल में। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार से जुटे। एक चीज़ आप भी जानिएगा, जब भी आपके परिवार में कोई भी लोग आता है और अलग विचार के साथ आता है तो कहीं न कहीं हमें भी इन्फ्लुएंस कर देता है, हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो आने वाले जनरेशन को इसी तरह इंडिया में यूरोप आए, फिर पुर्तगाल आए, फिर उससे पहले पुर्तगाल आए, फिर पुर्तगाल के बाद यूरोपियन आए, यूरोपियन के बाद इंग्लैंड आए, फिर डच आए। तो ये सारे लोग हम लोग को प्रभावित करते चले गए और अर्धकचरा नॉलेज दे करके जो हमारी संस्कृति थी गुरुकुल, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें कक्षा 8 में हम पढ़ते जाएँगे। आप डे बाय डे साथ में रहिएगा। अगर हमारे वीडियो को अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम बीच में कहीं भी हम आपको बार-बार नहीं बोलेंगे। तो चलिए 1 मिनट, कहीं भी आपको हम बार-बार नहीं टोकेंगे, आप बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए, इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में एक व्यापार में जुटे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए हुए व्यापार के करते-करते धीरे-धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। हाँ, उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया अभी, उन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों या राजाओं को हरा करके अपना शासन स्थापित किया। इसके बारे में विस्तार में कक्षा आप इकाई 2 में पढ़ेंगे। आगे के 200 सालों तक का हमारे देश पर इनका शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। लोगों में की इकाइयों में आप देखेंगे, आगे की इकाइयों में आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए, अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। यानी नई फसल जिसकी वो करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे और बताएँगे। आगे आप भी ये भी जानेंगे, लंबे समय तक अंग्रेजी इस शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति-रिवाज, तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब तक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते रहे हैं, तो इस प्रकार के औपनिवेशिकीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरह से हम किसको उपनिवेशीकरण कहेंगे और उपनिवेशवाद कहते हैं। सपोज कीजिए आपके परिवार में कोई और वही शासन करे, वही आपके माता-पिता को धमकाए और आपके बच्चों पर और सारा शासन करे, तो और उसी के कहना माने, उसी का बोली बोलना शुरू कर दे और उसी के अनुसार हम उनका काम करें, खेती करें, जो भी हमारा पसंद नापसंद है अब उनका बन जाए, तो उसे ही उपनिवेशीवाद और उपनिवेशवाद कहते हैं। ये छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते होंगे। इस काल विभाजन से अलग हटकर के कुछ इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और इतिहासकार, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम एक किताब लिखी। इन किताब में उन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के 3 कालखंडों में बांटा है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के निर्धारण का उस वक्त लोगों ने भी मान लिया था, यानी उसमें लोग भी उनके बातों में आ गए थे और वो मानना शुरू कर दिए थे। वो कौन इतिहासकार था? तो वो इतिहासकार थे जिनका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, स्कॉटलैंड का इतिहासकार जिनका नाम था जेम्स मिल। 1817 इनका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में और भी देखेंगे। छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो वीडियो लंबे देखने में। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप बड़े वीडियो मत बनाइए, इसको देख लीजिए, वो पूरा वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और जैसे ही ये सारा कंप्लीट होगा तो फिर हम MCQ करेंगे और फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, बायोलॉजी से और फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जितने भी जीके का है वो सारा जिम्मा मेरा है, उसको हम कवर करेंगे बिहार जीके के लिए और बिहार टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर हेल्पफुल और वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट।